हेलो गाइस, बैक टू बैक मैथ चैनल। आप लोग का जीनियस क्लास में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चले पदार्थ की अवस्था को लेकर के। वाह जी, आप जानते हो कि पदार्थ की अवस्था हम लोग जान चुके थे कि पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती है। कितने? 5। आप सही सुना, पदार्थ की अवस्था कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। जिसमें से आप इसके पहले की वीडियो में आप लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे, पदार्थ की 2 अवस्था के बारे में पढ़ लिए थे। आज पदार्थ की तीसरी अवस्था को सीखना है। और जिन बच्चों से, जो बच्चे या जो स्टूडेंट, जो दोस्त हैं, जो जरा नहीं देखें, कृपया कर आप आकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में देख लीजिएगा। टोटल 9th क्लास की वीडियो अवेलेबल है। आप सर्च करोगे जीनियस क्लासेस BSc के, तो आपका टोटल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। सो आप वहां देख सकते हो। जो जिस बच्चे को छूटा है वो पढ़कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो फिर हम लोग पदार्थ की तीसरी अवस्था को सीखे। क्योंकि जैसा मैंने पढ़ा दिया था कि पदार्थ का 5 अवस्था होता है, और पहला होता है जैसा फर्स्ट ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा आप जान रहे हो गैस, और चौथा जो होता है प्लाज्मा, और पांचवा जो होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जिसको बोला जाता है। इन सभी अवस्थाओं को आज कवर करेंगे, और साथ साथ में आगे की वीडियो को भी हम लोग को बनाएंगे। और आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा वीडियो को पूरी तरह से देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप जानते हो ना कि कहावत है, अधगर गगरी छलकत जाए, बहरल गगरी शांति जाए। ये तो आप जान चुके होंगे कि बुआ जी, अब कोई नॉलेज को लो, कोई भी चीज को सीखो, पूरा वहां डेप्थ में जाकर के सीखो, समझेगा। ये नहीं कि 2 मिनट का वीडियो देख लिए, चलो सीख गए भाई, हो गया काम बनता। तो ऐसा नहीं, पूरी तरह से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है कि जरूरी है बुआ जी, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई जहां से मिले, जिस तरह से मिले, बच्चे से मिले, बूढ़े से मिले, कोई अन्य चीज जीव जंतु से मिले, लो, जहां से भी मिलता है शिक्षा, कभी भी इससे ये नहीं कि वहीं से मिलना चाहिए, वहीं से भी फिक्स, किसी का एक निश्चित स्थान इसका शिक्षा का नहीं होता। जहां से नॉलेज मिल रही है उसे गेन कीजिए। तो आप लोग से जहां तक होगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपकी मर्जी है, करना है तो कीजिए, लेकिन पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। कहता है तीसरी अवस्था, कहता है कि गैसीय अवस्था। क्या है तीसरी अवस्था? गैसीय अवस्था है। कहता है इसकी ना तो आकार और ना ही आयतन होता है। इसकी ना तो आकार या ना तो आयतन निश्चित होता है। इसमें बोल सकते हो, इसलिए इसे, इस अवस्था को गैसीय अवस्था कहा जाता है। गैसीय अवस्था में ना तो आकार निश्चित होता है, ना तो आयतन निश्चित होता है। तुम देख रहे हो, कोई गैस को सिलेंडर में भरा जाता है तो उसकी उस लेवल का बनता है, जैसा ही उसको खुला छोड़ते हो तो इन्वायरमेंट में फैल जाती, तो उससे हमें पता चल पाता है कि इसकी आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। इसलिए इस अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। तो दिमाग में रखिएगा कि इसकी ना तो क्या होता है, आकार होती है, और ना ही आयतन निश्चित होता है। ना ही आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है, उस अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। कहता है सेकेंड पॉइंट जो कहा जाता है, कहता है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। गैसीय अवस्था में कणों का गति जो होता है अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। रियलिटी बात है, मैंने बोला यहाँ एक वर्ड लिखा गया है अनियमित। कितना मतलब नहीं समझ रहा है कि अनियमित मतलब क्या होता है? नियमित, अनियमित का मतलब क्या होता है? तो बुआ जी, आ का मतलब समझ लीजिएगा कि आ का मतलब नहीं होता है, अनियमित मतलब नियम, नियमित मतलब निश्चित। नियमित का मतलब यहां निश्चित से रिलेटेड करेंगे, निश्चित। आनी बुआ जी, आनी कहने का मतलब गैसीय की जो अवस्था है
इसकी जो कण होता है उसकी निश्चित वो उसकी कण जो होता है वो कणों की जो गति होती है वो निश्चित नहीं होती है, नियमित नहीं होता है, नियम से वो नहीं चलता। जैसे कि आप जानते होंगे, ठोस में पढ़ लिया होगा, तो ठोस की आकार और आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसमें आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि गैस इतनी ही को होगा, इसको खोल दोगे तो एनवायरमेंट में छोटे छोटे कणों में बिखर जाएंगे। इसको कभी इसकी संपूर्णता को बढ़ा करके सिलेंडर में भी पैक कर सकते हैं, घटा करके इसको पैक कर सकते हैं, लेकिन इसलिए इसे बोल सकते हो कि अनियमित कहा गया है। अनियमित का मतलब नहीं, नियमित मतलब निश्चित। ये गैसीय अवस्था के जो कणों की गति होता है इसकी बोल सकते हो गति का जो कण होता है वो अनियमित होता है, नियमित नहीं होता है और अत्यधिक तीव्र होती है। कहता है कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होता है। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता क्या होता है? काफी अधिक होता है। रियलिटी है, द्रवों से इसमें ठोस और द्रव ये दोनों अवस्था से गैस में जो संपीड़ितता होती है अत्यधिक होने के कारण इसकी ये गैसीय अवस्था में होता है। संपीड़ितता का मतलब क्या? तो संपीड़ितता का मतलब मैंने बताया कि एक देखिएगा, यहां से आप संपीड़ितता से ही केवल और केवल संपीड़ितता से आप तीनों डिफिनेशन को कर सकते हैं। को कैसे? तो बुआ जी आप समझिएगा इस चीज को, देखिएगा समझेंगे यहां से कि कैसे हम संपीड़ितता से सभी का डिफिनेशन को क्वालिफाई कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे इसमें ठोस अवस्था में क्या, ठोस अवस्था में संपीड़ितता नहीं के बराबर होता है। तो ठोस अवस्था में संपीड़ितता क्या, संपीड़ितता नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। तो बुआ जी इसको ठोस अवस्था कहोगे। संपीड़ितता का मतलब मैंने बताया कि वैसा चीज क्रिया जिसको हम दबाते हैं या छोड़ते हैं, दबाने और छोड़ने पर वो दबेगा नहीं। मान ली इसको हम दबाना चाहे तो उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, दबेगा। इसलिए इसको बोल सकते हो कि संपीड़ितता इसमें नहीं होता है, इसके अंदर रिक्त स्थानें नहीं हो पाती है, इसलिए इसकी ठोस अवस्था में होता है, ये कंपैक्ट होता है। अब कहता है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था यानी ठोस अवस्था से क्या, ठोस अवस्था से संपीड़ितता इसमें होता है। द्रव में क्या होता है? ठोस अवस्था से संपीड़ितता अधिक होती है। क्या होता है? ठोस अवस्था से संपीड़ितता अधिक होती है। क्या होता है? अधिक होती है। यानी ठोस अवस्था से संपीड़ितता अधिक होती है। यानी कहने का मतलब हुआ जी कि ये जो होता है ठोस में संपीड़ितता नहीं के बराबर होता है तो वह ठोस कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। और ठोस से यदि थोड़ा ज्यादा संपीड़ितता होती है तो वो गैस बन जाता है, ये वह द्रव बन जाता है। ठोस से संपीड़ितता अधिक होती है, ठोस से द्रवों में संपीड़ितता क्या होता है? अधिक होती है, जिसके कारण ये द्रव अवस्था कहलाता है। तो द्रव अवस्था आप समझ चुके होंगे कि इसमें ये बोल सकते हो कि इसमें गति की क्रिया क्या होती है? तीव्र हो जाती है। क्यों तीव्र हो जाती है? सबसे जरूरी चीज है संपीड़ितता, क्योंकि संपीड़ितता इसमें अधिक होता है तो रिक्त स्थानें होती है, स्वतंत्र अवस्था में होने लगता है, तो यह गति करना स्टार्ट करता है। इसलिए इसमें बोल सकते हो कि ठोस अवस्था में संपीड़ितता क्या होता है? अधिक होता है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में क्या, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में संपीड़ितता अधिक होती है, इसलिए इस अवस्था को द्रव अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव अवस्था कहेंगे। अब बात आती है गैस का, तो गैस में क्या होता है? गैस में ठोस द्रव दोनों अवस्थाओं से अधिक संपीड़ितता होती है। ठोस और द्रव दोनों अवस्था से अधिक संपीड़ितता जिसमें होता है वो गैस अवस्था कहलाएगा। ठोस एवं द्रवों से अधिक संपीड़ितता जिसमें होगा तो वो कौन होगा? क्या कहलाएगा? तो गैस अवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैस अवस्था कहलाएगा। गैस में ठोस क्या, ठोस और क्या, द्रव, ठोस और द्रव इन दोनों से अधिक संपीड़ितता होता है। इन दोनों से अधिक संपीड़ितता गैस कहलाता है।
दोनों से अधिक संपीड़ितता, क्या संपीड्यता गैस कहलाता है। क्या कहलाएगा, गैस कहलाता है। ये पूर्णतः, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, यह पूरी तरह से एनवायरनमेंट में विचरण कर सकता है, यह पूरी तरह से फैलने की प्रक्रिया होती है। लेकिन अब बात आता है, इसलिए इसे गैस अवस्था कहते हैं। आप उल्टी से चले इधर से, द्रव ये जो होता है गैस, इसमें पूरी तरह से फैलने की क्रिया होती है, फैल जाती है, इन्वायरमेंट में फैल जाती है तो वो गैस बनता है। अब इससे कम संपीड़ितता इसमें है तो वो द्रव होगा, और इससे पूरी संपीड़ितता कम इसमें है तो ठोस होगा। अगर अधिक संपीड़ितता है, सबसे अधिक संपीड़ितता है गैस, गैस से कम संपीड़ितता को द्रव, और द्रव से बहुत कम संपीड़ितता को ठोस कहते हैं। इधर से आप जा सकते हैं, इधर से भी एकदम दिमाग में ठुसेड़ लीजिए। क्या ठुसेड़ लीजिए कि तीन अवस्था को एकदम भुलाना नहीं है, रटना नहीं है। जैसा कि रट रहे हो ना कि एक में आकार और आयतन निश्चित होता है, एक में रटा क्या आकार क्या होता है, बोल सकते हो आकार क्या होता है अनिश्चित, अब जबकि आयतन क्या होता है निश्चित होता है। आकार क्या होता है बदलते रहता है, आकार क्या होता है बदलते रहता है, तो आयतन क्या होता है नहीं बदलता है। तो आकार और आयतन की कंडीशंस को समझ लिया। और गैस में कहता है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो इस तरह से आप पहले के जमाने में पहले पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप जरा सोचिए एक वर्ड से तीनों का डिफाइन इजी वे में हो रहा है। क्या हो रहा है तीनों के डिफाइन इजी वे में कि संपीड़ितता होता है जिसमें संपीड़ितता नहीं के बराबर है वो ठोस, जिसमें संपीड़ितता ठोस के ज्यादा, ठोस से ज्यादा है द्रव, और द्रव और ठोस से दोनों से संपीड़ितता जिसमें ज्यादा है गैस कहलाया। उल्टी चलो, उल्टी चलते हैं तो कहता है कि गैस में पूरी स्वतंत्रता होती है तो गैस कहलाया। यानी गैस अवस्था में संपीड़ितता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, बहुत अधिक होती है तो गैस से संपीड़ितता कम होगा तो ठोस, और ठोस से द्रव होगा, क्या होगा द्रव, यानी गैस से संपीड़ितता कम होगा, गैस से संपीड़ितता कम होगा तो द्रव, और द्रव से संपीड़ितता अधिक कम होगा तो ठोस कहलाएगा। आप इन तीनों चीजों संपीड़ितता से रिलेटेड चीजों को समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। लाइक सब्सक्राइब को कमेंट कीजिएगा यदि सही लग रहा होगा तो, और नहीं लगेगा तो वो डिसलाइक ठोक करके चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। तो बुआ जी कहने का मतलब है कि आपको बेहतर लगेगा तो बोलिएगा, समझेंगे, हम भी समझेंगे। तो चले समझें ये सारी चीजों को, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कहता क्या है, अब देखो घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है। थोड़ा गैस से रिलेटेड पढ़ रहे होते हैं, ये सारे चीज को जान लेना भी उचित होगा। तो कहता है घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली गैस क्या होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसका शॉर्ट नेम एलपीजी कहते हो। क्या कहते हैं, एलपीजी, जिसका शॉर्ट नेम क्या कहते हैं, एलपीजी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका हिंदी पूरा नाम क्या होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसका शॉर्ट नेम क्या होता है, एलपीजी। इसको किस उपयोग में करता है, घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कहता है क्या कि वाहनों में ईंधन के रूप में, क्या वाहनों में ईंधन, क्या वाहनों का मतलब वाहन मतलब समझ लो ना, गाड़ी मोटर को वाहन कहते हैं। क्या कहेंगे, गाड़ी मोटर को वाहन कहेंगे। तो वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को, जिसको इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, जिसका हिंदी पूरा नाम क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका शॉर्ट नेम क्या होता है, सीएनजी। क्या होता है, सीएनजी। इसको सीएनजी का उपयोग किस में किया जाता है, वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, वाहनों के ईंधन के रूप में। कहता है संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। अब बुआ जी आप चूंकि जान चुके हो
कि संपीड़ितता जब अधिक जिसमें होता है तो उसमें रिक्त स्थान अधिक होती है, फैलती है, तो हम फैला कर जो फैला हुआ है उसे हम जमा करके तो छोटा कर सकते हैं ना, और छोटा कर सकते हैं तो उसको संपीड़ित दबाव कर करके संपीड़ा को जोड़ कर करके सिलेंडर में पैक कर सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण, क्या संपीड़ितता अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को, गैस का जो अत्यधिक आयतन था उस आयतन को कम करके छोटे वाले सिलेंडर में भी भरा जा सकता है। छोटे वाले सिलेंडर में क्या किया जाता है, भरा जा सकता है। तो अधिक संपीड़ितता वाले गैस के, अधिक संपीड़ितता वाले, क्या अधिक संपीड़ितता किसमें होता है, गैस में होता है, तो उसकी आयतन को क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। अधिक संपीड़ितता वाले कोई भी गैस हो उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कम कर करके उसे हर एक सिलेंडर, छोटी से छोटी सिलेंडर में भरा जा सकता है उसके लिमिट के अनुसार। अब कहता है बुआ जी क्या पदार्थ की अपनी अवस्था बदलती है, बदल सकती है? हाँ, आपने एक टॉपिक को लिया, कहता है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जी हाँ, बदल सकता है, क्यों नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, कहता है ठोस जैसे बर्फ में बदल जाता है, द्रव जैसे जल में बदल जाता है, और गैस जलवाष्प में। पानी का ही तो एक सबंध है, यानी पानी एक ऐसा चीज है, पदार्थ है जो तीनों अवस्था में बदला जा सकता है। और इसी कारण से हम पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ की अवस्थाएं बदलती है या बदल सकती है। क्लियर? तो जैसा कि आपने देखा ये ऐसा प्रक्रिया क्या होता है, तो एक जानते हो ना कि यही पानी जो होता है, पानी, क्या पानी, इस पानी को आप 100 डिग्री टेम्परेचर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, 100 डिग्री टेम्परेचर दीजिएगा तो यह वाष्पीकृत होना स्टार्ट करेगा, वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वाष्प बन करके उड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, वाष्प बन जाता है, जिसे जल वाष्प कहते हो। जल वाष्प का मतलब होता है बुआ जी, जल और वाष्प, वाष्प का मतलब वायु के रूप में और जल का मतलब पानी, यानी वायु में पानी का अंश होना जल वाष्प कहलाएगा। यानी सब जब तब होगा ऐसा जब पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो जल वाष्प में बदल जाएगा या वाष्पीकृत होता है। बुआ जी आप जानते हो ना कि इसी पानी को यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए तो आप ठोस, यही पानी ठोस में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, ठोस बदल जाता है। इसी को अब 0 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाना शुरू करते हैं, क्या करते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाना शुरू होता है, पिघलना स्टार्ट होता है, इसी तरह से फिर वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाती है। इससे हमें स्पष्ट रूप से पता चल पाता है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकती है। क्लियर? तो आप लोग को जैसा भी लगे थोड़ा सा आप कमेंट कीजिए। बुआ जी लाइफ में पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो हम लोग को तो मेहनत करना पड़ेगा। स्टूडेंट कभी भी ये मत सोचिए, प्लीज आप ऐसा सोचिए ही ना कि हमें आराम का वर्ड नहीं लेना है लाइफ में। ये जिंदगी मिला है, ये लाइफ मिली है, ये हमारी जो धड़कने है, ये धड़कने बताती है कि जहां बेटा रुक गया ना 2 मिनट तो तुम भी रुक जाओगे जिंदगी भर के लिए। फिर तुम क्या कहता है कि आराम करना है, आराम वाली वर्ड अपनी लाइफ में लाना ही मत। आराम समझ लेना जब मृत्यु होगा तभी तुम आराम कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा चलना काम है तो आगे बढ़ना भी काम है, आगे बढ़ते रहें ध्यान से। तो चले आज पदार्थ की हमने 3 अवस्थाएं को पढ़ लिया। अब पढ़ना है पदार्थ की चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था आपके सामने प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के बारे में आज बेहतरीन से समझेंगे और मजेदार टॉपिक है। इसे जानने के बाद कुछ नया सीखने की फीलिंग तो आएंगे ही। अच्छा है, तो चलो सीखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा करके फोकस के साथ में पढ़िएगा मजा से। चले देखें, कहता है प्लाज्मा क्या होता है, तो बुआ जी आप जान लो, कहता है भौतिक और रासायनिक शास्त्र, भौतिक और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से, क्या आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय से स्वतंत्र होता है, कहता है भौतिक और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन के एक निश्चित अनुपात
किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय वो स्वतंत्र होता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है। कहता है कि आयनीकृत, एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं आयनीकृत। आयनीकृत क्या होता है? तो बुआ जी आप जान लो आयनीकृत कैसे कहते हो। यानी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, जीन भी किसी चीज पे प्लस और माइनस का चिन्ह जो चढ़ जाता है या इस भाग में प्लस और माइनस चीजों में टूटता है, उसे आयनीकृत या आवेशित कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनीकृत होना या आवेशित होना। तो आयनीकृत और आवेशित समझ रहे हैं। कहता है आयनीकृत एक गैस है, यानी जो ये प्लाज्मा जो होता है ना, वो भौतिक और रासायनिक शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से क्या होता है? आयनीकृत एक गैस है, यानी वो प्लस और माइनस में आवेशित होल है, यानी वो एक प्रकार की गैस है। क्या? प्लाज्मा एक प्रकार की आयनीकृत गैस है। प्लाज्मा एक प्रकार की क्या है? आयनीकृत गैस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात, किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के कारण, एक परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के कारण, बंधे होने के बजाय वो स्वतंत्र अवस्था में होता है। यानी बंधा हुआ होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, ये स्वतंत्र अवस्था में होता है। प्लाज्मा क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में होता है, जिसे क्या कहते हो? प्लाज्मा कहते हो। तो प्लाज्मा एक प्रकार की आयनीकृत गैस है। प्लाज्मा एक प्रकार के क्या है? आयनीकृत गैस है। ये अणु और परमाणु के बंधे होने के बजाय ये स्वतंत्र अवस्था में होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हो। क्या कहते हो? जिसे प्लाज्मा कहते हो। तो कहता है प्लाज्मा में, अब यहां समझेगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। प्लाज्मा में धनावेशित और ऋणावेशित स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता होती है। प्लाज्मा में धनावेशित और ऋणावेशित की स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता होती है। यानी प्लाज्मा ऋण आवेश में या धन आवेश में, ये दोनों स्थिति में इसे स्वतंत्र करने की या गमन करने की ये स्वतंत्रता होती है। इसको ऋण और धन में ये गमन करता है, तो इसे कोई रोकने वाला नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कहता है प्लाज्मा की पहचान क्या? प्लाज्मा की पहचान सर्वप्रथम सर विलियम क्रूक्स द्वारा किया गया। सर विलियम क्रूक्स के द्वारा प्लाज्मा का पहचान किसके द्वारा किया गया? सर विलियम क्रूक्स के द्वारा किया गया। प्लाज्मा का पहचान किसके द्वारा किया गया? सर विलियम क्रूक्स के द्वारा किया गया। क्लियर? अब कहता है कि सर विलियम क्रूक्स के कब किया गया? तो 1879 ईस्वी में। कब? 1879 ईस्वी में की गई, और इन्होंने इसे चमकता हुआ पदार्थ नाम दिया। यानी सर विलियम क्रूक्स ने प्लाज्मा को चमकता हुआ पदार्थ नाम दिया। तो चमकता हुआ पदार्थ नाम किसने दिया? तो सर विलियम क्रूक्स। प्लाज्मा को चमकता हुआ पदार्थ नाम किसने दिया? तो सर विलियम क्रूक्स ने दिया। कौन दिया? सर विलियम क्रूक्स ने। कब दिया? 1879 ईस्वी में। अब जानेंगे कि ये प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है, ये तैयार कैसे होता है, ये बनता कैसे, इसके क्या क्या कैसे होता है, जो पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। बहुत लग रहा होगा उत्सुकता कि जल्दी बताओ, है ना? और नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं है, बताना मेरा काम है, बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा दबा दियो बेल आइकन को, और जरा सा वीडियो को फैला दीजिए। यार कैसे होता है ये सारी चीजों को हम सीखेंगे। तो कहता है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। क्या होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस भरी जाती है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर या एक गैस आयनीकृत या आवेशित हो जाता है। कहता आवेशित होने से ट्यूब का या बल्ब के अंदर चमकीली प्लाज्मा तैयार होता है। क्या होता है? आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीली प्लाज्मा तैयार होता है। क्या होता है? चमकीली प्लाज्मा तैयार होता है। हाँ, आप लोग कहने का मतलब यह हुआ, कहता क्या? नियॉन बल्ब ये के अंदर नियॉन गैस। तो ये का नियॉन बल्ब जैसे लिए, ये कौन सा बल्ब है? नियॉन बल्ब। क्या ले लिए? एक नियॉन बल्ब ले लिए। क्या ले लिए? नियॉन बल्ब है। क्या है? नियॉन बल्ब है। एक नियॉन बल्ब ले लिए। अब बोला नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस है, तो इसके अंदर जो बिंदुनुमा संरचना तुम आप देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नियॉन गैस भरी होती है। इसके अंदर क्या भरी होती है? नियॉन गैस भरी होती है ना। और फ्लोरोसेंट के ट्यूब अगर जो लेते हैं तो उसके अंदर हीलियम यानी गैस की भरी होती है।
अब जब ये देख रहे हो नियॉन बल्ब है और नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस भरी जाती है और भरने के उपरांत जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को देते हैं। तो जब विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यह नियॉन गैस जो इसके अंदर बल्ब के अंदर भरा था यह आयनीकृत हो जाता है, यह आवेशित हो जाता है और आवेशित होने के कारण ही बोल सकते हो क्या इसके अंदर चमकीली प्लाज्मा का तैयार होता है और तब नियॉन बल्ब के अंदर चमकीली प्लाज्मा निर्माण होता है। तो आप जान चुके कि नियॉन बल्ब के अंदर ये बोल सकते हो कि चमकीली प्लाज्मा तैयार किस प्रकार होता है, कैसे होता है, तो हम सीख चुके। अब फिर से अगर जो नहीं देखे, जो बच्चे अभी भी ध्यान से नहीं देखे होंगे, प्लीज एक बार हम बोल देते हैं इस पिक्चर के माध्यम से तो समझेगा। कहता है कोई आप नियॉन बल्ब लिए है ना, कोई भी प्रकार का बल्ब लेते हैं या फ्लोरोसेंट की ट्यूब जो लेते हैं उसमें हीलियम भरी जाती है या अन्य गैस भी भरी जाती है, तो हम नियॉन बल्ब के लेकर के चले। तो नियॉन बल्ब लिए, वो एक नियॉन बल्ब ले लिए और इसमें नियॉन गैस भरे, इसमें क्या भर दिए, नियॉन गैस। और जब नियॉन गैस भरे ना तो इसमें विद्युत ऊर्जा देना स्टार्ट किए। तो जब विद्युत ऊर्जा इसको दिए तो यही इसमें जो नियॉन गैस था ये क्या होता है, ये आवेशित हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत का मतलब चूंकि बता दिए हैं कि प्लस माइनस में टूटना लगता है। जब यह आयनीकृत होता है तब इसके अंदर इसी के माध्यम से ये क्या होता है, चमकीली प्लाज्मा बन पाता है या चमकीली प्लाज्मा तैयार हो पाता है। तो कहता प्लाज्मा के अंदर ही सूर्य और तारे भी चमकता है। प्लाज्मा के कारण ही क्या होता है, सूर्य और तारे चमकता है। प्लाज्मा के कारण ही क्या चमकता है, सूर्य और तारे चमकता है। कहता उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। उच्च टेम्परेचर के कारण, डायरेक्टली दिमाग में रखिएगा, यहाँ भी आप देख रहे हैं ना कि विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं तो एक प्रकार से टेम्परेचर ही इसको दे रहे हैं और इसको देने के बाद तभी जाकर के ये क्या होता है, प्लाज्मा तैयार कर पाता है। तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ भी वही कहता है कि उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बन पाता है। क्या बन पाता है, तारों में प्लाज्मा बन पाता है। चलो ठीक है, तो आज पदार्थ के पांचवी अवस्था के बारे में अब सीखने वाले हैं। तो चलो पदार्थ की पांचवी अवस्था को देखते हैं कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कैसे तैयार होता है और इसे कौन कौन ऐसे महान वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने पता भी लगाया। तो चले, तो पहले ये जान लो कि पदार्थ बीईसी जो है, बीईसी जो पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, बीईसी पदार्थ की पांचवी अवस्था होता है। तो देखिएगा कि बीईसी का पूरा नाम क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हाँ, क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। कहता है वर्ष 1920 में, कब, वर्ष 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, कौन, सत्येंद्र नाथ बोस कहाँ का वैज्ञानिक थे, भारत के। तो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था को बताया। बुआजी 1920 में, कब, 1920 में एक भारतीय वैज्ञानिक, कौन, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और जबकि एक जर्मनी का वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी को बताया। कहता है इनको कहना है कि सामान्य वायु के घनत्व के, क्या, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। क्या होता है, बीईसी तैयार होता है। अब जानना जरूरी है कि घनत्व क्या होता है। तो समझिए कि कोई पदार्थ का आयतन है, ये कोई पदार्थ का आयतन है, इसमें उपस्थित द्रव्यमान, इसमें जितना भी क्षेत्र में ये घेरा हुआ है, इसके उपस्थित द्रव्यमान, इस ये कोई पदार्थ की आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। घनत्व का मतलब समझ रहे हो ना कि कोई पदार्थ के एक आयतन में उपस्थित, पदार्थ के आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को इकाई आयतन में, क्या, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो बोला जाता है कि सामान्य वायु यानी नॉर्मली सी वायु के घनत्व के
एक नॉर्मली सी वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, यानी मान एक नॉर्मली सी घनत्व का वायु है, यानी इसका घनत्व, घनत्व मतलब समझ रहा ना कि इकाई क्षेत्रफल या इकाई घनत्व, क्या इकाई आयतन में उपस्थित जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व होता है। तो कहता है कि सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, कितना 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली, यानी सोच रहे हो कि वायु नॉर्मली सी है, उसकी घनत्व का 1,00,000वां भाग जो नॉर्मली सी वायु है, माने ये नॉर्मली सी वायु है और इसकी जो घनत्व है इसका 1,00,000वां भाग, यानी इसका 1,00,000 टुकड़ावां भाग, जिसमें कम घनत्व वाली, जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर, क्या इसको बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। नॉर्मल वायु तो होता ही है और उसको 1,00,000वां भाग कर दो, ओकर 1,00,000वां भाग को जितने कम घनत्व होगा उसका, सोचो कि नॉर्मल इस वायु इतना हो, ओकर 1,00,000वां भाग करो तो बुच्ची को आएगा और उसको बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। क्या होता है? बीईसी तैयार होता है। तो आप समझ में आ रहा होगा, दिमाग में जा रही होगी बातें कि वायु की घनत्व, बोला ना कि सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वां, और घनत्व का मतलब कोई इकाई क्षेत्रफल या इकाई आयतन में उपस्थित जो द्रव्यमान होता है, इकाई आयतन, मान ली इकाई आयतन है ये इकाई, देखो इकाई आयतन है और इकाई आयतन में जो भी उपस्थित द्रव्यमान होगा, इसमें जो उपस्थित द्रव्यमान है इसी द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो ये नॉर्मली इसी वायु को लेकर के चले आप, एक नॉर्मल वायु है, इस वायु को 1,00,000वां भाग कर दो, यानी भाग का मतलब टुकड़ा, यानी 1,00,000 अगर जो इसको बांटते हैं, इस वायु को 1,00,000वां भाग कर देते हैं और 1,00,000वां भाग को बहुत 1,00,000वां भाग को बहुत ही कम तापमान पर जब ठंडा करते हैं तो बीईसी बनता है। कौन तैयार होता है? बीईसी बनते हैं, यानी तैयार होता है। यानी समझ रहे हैं बातें? कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होनी चाहिए। आप दिमाग में एकदम घुसा लीजिए इस बात को कि एक वायु है, ये वायु का एक घनत्व है और इसको 1,00,000वां भाग बांट दो, इसमें वायु का जो घनत्व, वायु मतलब गैस, जो ये गैस का जो एक घनत्व है इसको 1,00,000वां भाग कर दो और इसी 1,00,000वां भाग का जो एक भाग होगा उसको बहुत कम तापमान पर ठंडा करते हो तो बीईसी तैयार हो जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चले 5वीं अवस्था, यानी हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं को देख चुके। तो आप अब आगे की जो टॉपिक है गलनांक है, क्या, जिसे इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हो। गलनांक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? मेल्टिंग पॉइंट। क्या? मेल्टिंग पॉइंट। अब जानना जरूरी है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक क्या होता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर, क्या, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बदल जाता है या द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वह उसका गलनांक कहलाता है। जैसा कि बुआ जी कहने का मतलब कहता है, क्या गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहता है कि जिस तापमान पर, क्या, जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ गलना स्टार्ट कर देता है, गलना या द्रव बन जाता है, क्या होता है? द्रव बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है, उसे गलनांक कहा जाता है। जैसे ये मान लिया ये बर्फ की सिल्ली है, क्या, ये बर्फ का क्या बुआ जी? बर्फ का सिल्ली है, क्या, सिल्ली है। इसे यदि टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर से कंटिन्यू की जाती है तो ये धीरे धीरे लिक्विड में बदल जाता है। किस में बदलता है? लिक्विड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लिक्विड में बदलता है, यानी द्रव में बदल जाता है। तो यही 0 डिग्री टेम्परेचर इस वस्तु के लिए गलनांक कहलाता है। यही 0 डिग्री टेम्परेचर इस वस्तु के लिए द्रव्यमान कहलाता है। जैसा कि उदाहरण में देख रहे हो कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन, यानी केल्विन में मापोगे तो 273.16 केल्विन में ये बर्फ के सिल्ली जो होता है पिघलना स्टार्ट करेगा और डिग्री सेल्सियस में कहोगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बर्फ की सिल्ली पिघलना स्टार्ट करेगा। और जिस तापमान, और चूंकि पिघलने की वैल्यू, ये मेल्टिंग पॉइंट हम सीख चुके हैं कि जिस भी तापमान पर कोई ठोस क्या होता है? पिघलना स्टार्ट कर देता है तो गलनांक कहलाएगा। मान लिया हमें अपने गांव समाज में तो देखते हैं ज्यादातर पिघलने की जो भी तापमान पर पिघलता है, ऐसा नहीं कि केवल बर्फ को ही पिघलाएंगे,
अन्य चीजें जैसे चीनी का सिरका बनाता है उसको भी तो टेम्परेचर करके लिक्विड में बदला जाता है, द्रव में बदला जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो ठोस में होता है उसे तापमान दिया जाता है, तापमान करके उसे पानी में या लिक्विड में बदला जाता है, तरल में बदला जाता है। तो जिस भी तापमान पर कोई चीज, ठोस चीज द्रव में बदल जाता है तो वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो शायद समझ रहे हैं गाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सिल्ली जो है बर्फ के सिल्ली को 0 डिग्री टेम्परेचर से ही पिघलना स्टार्ट कर देता है या द्रव में बदलना स्टार्ट करता है, बदल जाता है, तो वो क्या होता है, वो क्या कहलाएगा, क्या गलनांक कहलाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, गलनांक। तापमान की अंतरराष्ट्रीय SI मात्रक जो होता है क्या डिग्री सेंटीग्रेड होता है या केल्विन बोला जाता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। तो क्या एक 0 डिग्री केल्विन बराबर 273.16 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.16 केल्विन होता है। तो तापमान की मापक केल्विन से या सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान को 273 घटाना पड़ता है। यानी अगर जो आपका कोई तापमान केल्विन में दिया है और केल्विन से क्या करते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना होता है, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करना है, बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 को घटा देना पड़ेगा, 273 घटा देना पड़ेगा। केल्विन से किससे, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 माइनस, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे, 273 जोड़ दोगे। तो आप देख रहे हो जैसा कि तुमको पूछा जाए कि ये एक मान लिया ये रॉड है और इस रॉड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ कि कितना डिग्री टेम्परेचर या कितना डिग्री कितना केल्विन में ये पिघलना स्टार्ट करेगा। तो तुम्हारी आंसर होगा 273.16 केल्विन। ठीक उसी प्रकार से अगर जो तुम्हारा ये क्या है, एक रॉड है, क्या रॉड, और रॉड 200 केल्विन, कितना केल्विन, 200 केल्विन में ये क्या करता है, ये पिघलना स्टार्ट कर देता है, ये क्या करता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। तो बताओ कि इसके लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे, इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तब मैं बताऊंगा। ठीक है। तो जैसे चूंकि यहाँ जान चुका ना कि अगर जो कोई केल्विन में दिया है, तो केल्विन में दिया है तो उसे डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए, केल्विन में दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 घटा दोगे, और डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चीज देता है तो उसे केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दोगे। जैसा क्या लिखा हुआ है कि तापमान की मापक केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन से सेल्सियस बदलने के लिए तापमान से 273 घटाना चाहिए, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए तापमान से 273 जोड़ देना चाहिए। सो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग तो क्लियर हुआ। आगे की जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ऊर्ध्वपातन क्रिया को सीखेंगे, उसके बाद अन्य सारे वीडियो के माध्यम से आपको पास मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज की तक सेशन यहीं तक रखते हैं। आपको अगर जो लाइक सब्सक्राइब करते हो तो ठीक है, और नहीं करते हो तो ठीक ही है, मत कीजिए। तो चलो आगे की ओर, आगे हम लोग बेहतरीन से पढ़ाई करते रहना, कहीं भी कोई भी कोना में पढ़ो, मन से पढ़ना, मेरी वही रिक्वेस्ट है, मेरा वही सोच है। जय हिंद दोस्त, बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।